हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है केस स्टडी नंबर 22, जिसे हम करेंगे। बहुत ही प्यारी केस स्टडी और बहुत ही आसान केस स्टडी है, काफ़ी मज़ा आएगा। और इस केस स्टडी पे मैं 5 स्टार दे सकता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और बहुत ही आराम से पूछा जा सकता है। और ये केस स्टडी ऐसी है जो दिखने में भी छोटी है लेकिन आपका टाइम ले सकती है अच्छा खासा, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स कवर कर रखे हैं चैप्टर्स के। मतलब अगर आप देखें तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईबीसी का सेक्शन नंबर 53, उस वगैरह को कवर कर रखा है, उनको कवर कर रखा है। ठीक है, तो देखते हैं और किस हिसाब से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं उसको और बहुत ही आराम से ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से रीड करते हैं और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, इसके क्वेश्चन वाले एस्पेक्ट्स पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। राहुल, देव और राज 3 भाई हैं जो फैमिली बिजनेस अपना रन कर रहे हैं एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आरडीआर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आरडीआर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। अ सीआईआरपी अंडर द आईबीसी 2016 वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट आरबीआर प्राइवेट लिमिटेड बाय द असाइनी of an operational creditor for non-payment of dues, and there was no intimation for any dispute with the date of the demand notice, and due to which the adjudicating authority admitted the application। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ कोई कलेश नहीं था, कुछ भी डिस्प्यूट नहीं था, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फॉलोइंग ऑल द ड्यूज प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब इन द आईबीसी 2016, इन द एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर on an intimation from the resolution professional to do so as decided by the committee of creditors by the requisite voting before the approval of the resolution plan। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजोल्यूशन प्लान बनने से पहले ही अप्रूवल से पहले ही जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि हम लिक्विडेशन में जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उस कंपनी जिंदा रहे, हम कंपनी को मारना चाहते हैं। ठीक है भाई, जब ऐसा फैसला हो जाता है तो कंपनी को उसके बाद लिक्विडेट किया जाता है। ठीक है, लिक्विडेटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ, तो कहता है द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द आरडीआर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन इज प्रोड्यूस्ड एज बिलो। ओके, फटाफट से रीड करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड गिवन है, अनसिक्योर्ड गिवन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सिक्योर्ड गिवन है, अनसिक्योर्ड गिवन है, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज गिवन है, उसके बाद वर्कमैन ड्यूज गिवन है, उसके बाद एम्प्लॉय के ड्यूज गिवन है। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की तरफ देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, अदर करंट एसेट्स गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, एंड फिक्स्ड एसेट्स भी गिवन है। दैट्स इट, ये हमारी बैलेंस शीट है। उसके बाद कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। वर्कमैन ड्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट पेबल फॉर द 30 मंथ्स। ठीक है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, आपको याद होगा सेक्शन नंबर 53 जो है हमारा आईबीसी का, वो ये कहता है कि अगर वर्कमैन ड्यूज को दिया भी जाता है पैसा तो 24 मंथ्स का दिया जाता है। ठीक है, लिक्विडेशन से प्रीसीडिंग वाला डेट का। और उसके बाद एम्प्लॉय की जो लाइबिलिटी है वो 72 लैक्स की है, आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द जो एम्प्लॉय की लाइबिलिटी इंक्लूड करी है वो 72 लैक्स की है, जिसमें जो 12 महीने की प्रीसीडिंग फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 110% ऑफ द बुक वैल्यू को रियलाइज करेगी। प्लांट एंड मशीनरी जो होगी वो 60% ऑफ द बुक वैल्यू को रियलाइज करेगी, नेट ऑफ एनी रियलाइजेशन कॉस्ट, मतलब अगर कुछ कॉस्ट लगनी होगी तो उसका नेट। ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल जो है 72% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब अगर लिक्विडेशन वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद रखना है लैंड एंड बिल्डिंग तो हमें 110% दे देगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी हमें सिर्फ 60% देगा, और स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हमें 72% ही देंगे अपनी बुक वैल्यूज़ के। ओके, आगे बढ़ते हैं। The secured financial creditors worth rupees 45 lakhs decided to enforce। मतलब secured financial creditors मतलब ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर जिनको हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह मॉर्गेज पे दी थी और उनकी वैल्यू कितनी है 45 लैक्स की है। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम एनफोर्स करेंगे अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 52 को ये प्रिवेल करेंगे ऑफ आईबीसी 2016, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि वो एनफोर्स करेंगे अपने राइट को एनफोर्स करेंगे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के इन अदर करंट एसेट्स, एंड दे कुड रियलाइज 80% ऑफ इट्स वैल्यू। कितनी वैल्यू को? 80% ऑफ द वैल्यू। मतलब क्या बोला है, दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। द सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज 45 लैक्स डिसाइडेड टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कितना है देखते हैं। अदर करंट एसेट्स है हमारा 50 लैक्स का। ठीक है, कितना है 50 लैक्स का, और यहाँ पर कितना बोला हुआ है
कि और उसमें से कितना रियलाइज़ हो पाएगा 80%। तो अगर मैं 50 लैक्स का 80% देखता हूँ तो आता है 40 लैक्स, ठीक है। कितना आता है? 40 लैक्स आता है। और हमारे जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं? 45 लैक्स। तो अगर मैं सेक्शन नंबर 52 के हिसाब से देखता हूँ तो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अपने राइट्स को यूज़ किया और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा जो उनके पास मॉर्गेज में पड़ी हुई थी। तो 45 लैक्स में से 40 लैक्स उनको मिल गया जो है प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है। और मतलब अदर करंट एसेट्स में जो भी था एसेट्स को बेच के, तो बचा कितना? 5 लाख रुपीज़ अभी भी बचा है जो उसे सेक्शन नंबर 53 ऑफ IBC 2016 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो जब वो प्रोपोर्शनेटली जो मिलता है, जो हमारा जो भी प्रोसीजर होगा कि पहले जो भी स्टेप वाइज है उसके बाद उसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ पेंडिंग कोर्ट केस अगेंस्ट द कंपनी फॉर यूज ऑफ चाइल्ड लेबर विच कुड रिजल्ट इन टू पेनल्टी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 लैक्स। दिस हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ओनली, लेकिन वो फाइनली डिसाइड हो गया और 25 लाख रुपीज़ का हो गया और केस जो है सेटल हो चुका है। तो अपन अपने लिए ये 30 लैक्स तो किसी काम का नहीं है, 25 लैक्स हमें ध्यान रखना है कि 25 लाख रुपीज़ देने होंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अमाउंट रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी कॉस्ट जो है वो 20 लैक्स एंड 12 लैक्स है। तो सबसे पहले जो जिसकी पेमेंट करनी होती है एज पर सेक्शन नंबर 53 ऑफ द IBC 2016 अपन को पता ही है, सबसे पहले लिक्विडेशन कॉस्ट और IBC की कॉस्ट सबसे पहले देनी होती है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का खर्चा हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें 32 लैक्स चुकाने होंगे जितना भी हमारा लिक्विडेशन का वैल्यू होगा उसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Meanwhile, when Rahul was engaged in the providing the professional assistance to the liquidator as per section number 34 of the code, he and his wife Simran receive a notice from the initiating officer to start the proceedings under the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 with respect to the 50,000 unquoted shares of DFL Private Limited held by Rahul in his name in the name of his wife। मतलब कहता है कि जब ये प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी लिक्विडेशन की, उसी टाइम एक जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक नोटिस आता है जिसमें ये बोला जाता है कि 50,000 अनकोटेड इक्विटी शेयर्स हैं DFL प्राइवेट लिमिटेड के। अनकोटेड शेयर्स है किसके? DFL प्राइवेट लिमिटेड के, जो राहुल ने ले रखे हैं अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है। कहता है द एक्सट्रैक्ट ऑफ द लास्ट DFL प्राइवेट लिमिटेड का एक्सट्रैक्ट गिवन है बैलेंस शीट का। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी मार्केट वैल्यू है 45 लैक्स है और बुक वैल्यू 35 लैक्स है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 10 लाख रुपीज़ है और बुक वैल्यू 20 लैक्स है। ग्रॉस अमाउंट गिवन है, ठीक है। स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 15 लैक्स बुक वैल्यू है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो डेफर्ड हो जाता है 3 लैक्स गिवन है। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस 2 लैक्स गिवन है बुक वैल्यू, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे 70 लैक्स के गिवन है। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स का फंड जो है 5 लाख इक्विटी शेयर्स 3 ईच के हिसाब से 35 लैक्स के गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लैक्स के गिवन है। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर ग्रॉस अमाउंट लिखा था, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितनी? 20 माइनस 5 15 की, ओके। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स अपना 12 लैक्स का गिवन है। इनकम टैक्स का प्रोविजन 7 लाख गिवन है। एसेट प्रोविजन फॉर एसर्टेन लायबिलिटी 6 लैक्स का गिवन है और प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन लायबिलिटीज 5 लाख का गिवन है। अनएसर्टेन हमारे किसी काम का नहीं होता, एसर्टेन काम का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछा गया होगा पेनल्टी से रिलेटेड तब हम वो वाले उस पार्ट पे चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमें फिलहाल इतना समझ आ गया, जिस कंपनी में उन्होंने 50,000 अनकोटेड शेयर्स ले रखे थे राहुल ने, जिसका प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के हिसाब से नोटिस आया था, उसकी बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में 3 लाख रुपए आता है, जिसमें 1 लाख रुपए जो है वो एरियर्स हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के, ओके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन देख के तो ऐसा पता चल रहा है कि पेनल्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का, कि कितना फेयर मार्केट वैल्यू कह लो, कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पेनल्टी रिलेटेड कह लो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए पक्का पूछा जाएगा जरूर प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स का, ठीक है। As a result of the proceedings made by the initiating officer as per section number 24 of the PBTA Act 1988, after the evaluation of the shares was done by rule number 3, देखा रूल नंबर 3 के हिसाब से वैल्यूएशन किया of the relevant rules, the officer came to know the source of the purchase of the shares by Rahul was the sales proceeds of one of the properties of RDR Private Limited, which he had fraudulently wrongfully removed before 9 months of the IB's insolvency commencement date, and accordingly the initiating officer, after taking the approval of adjudicating authority, informed the enforcement directorate under Pamla। मतलब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद पता चलता है पीबीटीए के ऑफिसर्स को ये पता चलता है वैल्यूएशन वगैरह करने के बाद कि राहुल के पास जो पैसा आया था ना, वो जो आरडीआर प्राइवेट लिमिटेड है जिसका लिक्विडेशन चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी थी जिसको बेच के ये पैसा आया था उसके पास, और वो प्रॉपर्टी जो उसने बेची थी वो फ्रॉडलेंटली बेची थी। मतलब उसने अपने डायरेक्टर होने का गलत फायदा उठाया था, डायरेक्टर होने का गलत फायदा उठाया था, ठीक है। रॉन्गफुली उसने रिमूव करा था 9 मंथ्स का ऑफ द इंसॉल्वेंसी, 9 मंथ पहले बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, क्योंकि उसे पता चल गया था आज नहीं तो कल ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये जिंदा चल ही नहीं सकती, तो क्योंकि फ्रॉड
रिकॉर्ड्स इतने हो रखे थे और कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को पता चल जाता है कि हमने इतनी बुरी हालत कर दी है, उसकी कमर तोड़ दी है कंपनी की कि चल ही नहीं सकती अब, ठीक है। तो उसने 9 महीने पहले ऐसा कुछ करा था। तो ऑफिसर्स ने क्या किया, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने उन्हें पामला के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और आईबीसी के साथ पामला के प्रोविजंस भी इसके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्या कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज फ्रॉडुलेंटली रिमूव्ड इन ऑर्डर टू द पेनल्टी प्रोविजंस अंडर द आईबीसी 2016 टू अट्रैक्ट एंड विद इन हाउ मेनी मंथ्स प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शुड एन एक्ट शुड बी अकर्ड। तो भाई सबसे पहले तो ये कहाँ पर मिलेगा, सेक्शन नंबर 68 में मिलेगा आपको ऑफ आईबीसी 2016। कहाँ पर मिलेगा, सेक्शन नंबर 68 ऑफ 68, सेक्शन नंबर 68 ऑफ आईबीसी 2016 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और अगर इसका पेज नंबर आपको बता दूं तो 3.79 है, ठीक है। और वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 10,000 रुपये तक की वैल्यू होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, मिनिमम वैल्यू, और 12 महीने पहले तक का गुना होना चाहिए तो बिफोर द आईबीसी। तो यहाँ पर तो 9 मंथ का ही टाइम था, तो ऑब्वियसली फिर तो ये अंदर आ सकता है, 10,000 से ऊपर की वैल्यू थी फॉर श्योर। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। और वैसे भी हमसे तो ये मिनिमम वैल्यू पूछा गया, तो 10,000 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 12 मंथ्स इज द टाइम। इन्होंने तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर 68 ही पूछा था अपने से, तो हमने इसका जवाब लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच लॉज, हाँ सेकंड पे आते हैं। अंडर विच लॉज मिस्टर राहुल कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज फ्रॉडुलेंट एक्ट। कहता है कौन से एक्ट के लिए फ्रॉडुलेंट माना जाएगा, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के लिए, एक दूसरा पामला के लिए और आईबीसी के लिए। पामला के लिए क्यों माना जाएगा, मैंने ऊपर ही बता दिया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। क्यों, फ्रॉडुलेंटली उसने आरडीआर प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टीज को बेचा था और उसके बाद बेचा था। पामला में आप जब आप शेड्यूल्स में जाओगे तो शेड्यूल में ये ऑफेंस मिलेगा आपको पामला के तहत, और वहाँ उसने गलत किया। आईबीसी के तहत तो किया ही है, क्योंकि अपने प्रोविजंस पड़े हुए हैं कि अगर आपने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची होगी तो उस तरीके से उसको दोबारा से रिवर्ट किया जाता है, उसको रिवर्स किया जाता है और दोबारा से जो पैसे होते हैं वापस लाए जाते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कैसे होता है, कंपनीज एक्ट में गलत होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रोसीड्स क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर जब फ्रॉडुलेंटली बिहेव करता है तो उसके प्रोविजंस जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स को भुगतने पड़ते हैं, या फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको भुगतने पड़ते हैं, और फिर वो उसके हिसाब से जो है एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट इसके अंदर आ जाएगा, पामला आ जाएगा और आईबीसी आ जाएगा। ये तीनों बात लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई थी और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि डायरेक्टर ने गलत किया है। तो डायरेक्टर जब गलत करता है, तो जब डायरेक्टर के ग्रुप 1 में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जब किसी भी तरीके से मिसमैनेजमेंट करता है तो शेयर होल्डर्स एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। दूसरा, पामला के तहत क्यों गलत हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। पामला में शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, और उसके तहत वो केस भी कर सकते हैं और वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपनी प्रोसीडिंग्स करेगा, और आईबीसी के तहत तो हो ही सकता है, ये तो अपन को पता ही है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। As per the given case study, how much amount shall be distributed to the government dues to secured creditors whose debt remain unpaid following the enforcement of security interest। अच्छा, ये तो वो वाला अमाउंट हो गया जो 5 लाख रुपए हमने निकाला था। कैसे आया था वो आपको याद ही होगा, 45 लाख में से 40 लाख माइनस हो गया। 40 लाख कैसे आया, 50 का 80%, क्योंकि उसने बोला था अदर करंट एसेट्स को मैं बेचूंगा क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, ठीक है। तो 50 लाख का 80% कितना आता है, 40 लाख। तो 5 लाख रुपए अभी तक उन्होंने वसूले नहीं है, तो ये 5 लाख रुपए पे करने हैं। दूसरा कहता है कोर्ट केस की पेनल्टी कैसे पे होगी, 25 लाख रुपीज़ फाइनल हो गए थे, तो 25 लाख रुपीज़। और एक और अमाउंट था, एंड इफ द फंड्स अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या अमाउंट है जो हमें देने हैं, सबसे पहला देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट ड्यूज देने हैं, ठीक है। दूसरा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बैलेंस अमाउंट देना है, और तीसरा हमें कोर्ट केस की पेनल्टी देनी है। तो 3 अमाउंट देने हैं अपन को, ठीक है। ये तीनों अमाउंट देने हैं। एक बार देख लेते हैं गवर्नमेंट ड्यूज हैं कितने के। बैलेंस शीट में गिवन थी, मुझे ये बात याद है। गवर्नमेंट ड्यूज जो गिवन है वो 50 लाख गिवन है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं साफ साफ, सेक्शन नंबर 53 के प्रोविजन स्टार्ट होंगे। तो सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईबीसी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि जब और इन्होंने क्या बोला है कि फंड्स जो होंगे, इफ़ द फंड्स आर अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दे दिया है और 64 लाख रुपीज़ अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो आपको याद हो या ना हो, सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईबीसी 2016 हमसे ये कहता है, आप उसको खोल लेंगे साथ में बुक को तो आपको इजीली समझ आएगा कि जब आप सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पैसे दे देते हो, उसके बाद आपको प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट के ड्यूज बांटने होते हैं, और उसके बाद ऐसे क्रेडिटर्स को आपको और गवर्नमेंट के ड्यूज चार्जेस पे करने होते हैं प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। और प्लस जो ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट किया था, मतलब अपने राइट्स को यूज किया था सेक्शन नंबर 52 के बाद, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ बैलेंस बच गया था, ठीक है। और अदर चार्जेस जो भी होते हैं वो सारे पे करने होते हैं, और उसके बाद हमें इक्विटी शेयर्स वगैरह और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो हमें देना होता है, ठीक है। तो अपने पास है कितना पैसा, अगर हम देखें तो 64 लाख है जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और अपने को चुकाने कितने हैं। गवर्नमेंट ड्यूज के अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमें 50 लाख चुकाने हैं, ठीक है। दूसरा,
और दूसरा कौन सा चुकाना है हमें, हाँ हमें 5 लाख रुपीज़ चुकाने हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। अब ये 5 लाख कैसा है मैंने 2 बार आपको बता दिया। तीसरा हमें कोर्ट केस में 25 लाख रुपीज़ जो हमारा फाइनल हो चुका है। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो आता है 55 + 25, 55 + 25 कितना होता है 80 लैक्स, ठीक है 80 लैक्स आता है। तो अपन को ये याद रखना टोटल कितना है 80 लैक्स, ठीक है, और हमें हमारे पास पैसे कितने हैं 64 लैक्स, तो अपने को प्रोपोर्शनेटली बांटना है, ठीक है। तो 64 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 50 लैक्स गवर्नमेंट ड्यूज़ का डिवाइड बाय 84 लैक्स कितना आएगा 40 लैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हम कितना देंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज़ कितने हो गए 40 लैक्स के, ठीक है जी। उसके बाद 64 लाख इंटू में 5 डिवाइड बाय 80 लैक्स कितना आता है 4 लैक्स, कितना आता है 4 लैक्स। तो इनको कितने देने हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 4 लैक्स। उसके बाद 64 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 25 लैक्स डिवाइड बाय 80 लैक्स कितने होते हैं 20 लैक्स। तो कोर्ट केस वाले को कितने दे पाएंगे हम 20 लैक्स। तो अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हम 40 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ और 20 लाख रुपीज़ दे सकते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, 40 lakhs टू द गवर्नमेंट ड्यूज, 4 lakhs इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विद अनपेड डेट एंड 20 lakhs फॉर द कोर्ट केस पेनल्टी अमाउंट। इतना पैसा हम दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से पीछे करके समझ लीजिएगा। वैसे मैंने बहुत ही आराम से स्लो पेस में बताया है। आगे बढ़ते हैं। If Mr. Rahul has purchased the shares in the name of his wife from the sale proceeds of the immovable property held by the Rahul as a joint owner with his mother, then whether it can be termed as a बेनामी ट्रांजैक्शन। कहता है इस वाले में क्या उसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ना कांट से गिवन है। देखो वैसे तो मैं सच बताऊं इसका आंसर मैंने भी आईसीआई का आंसर देखने के बाद ही दिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इसका आंसर यस दे दिया था, क्योंकि मैंने यस दे दिया था ये सोचते हुए कि जॉइंट ओनर होते हुए भी उसने गलत तरीके से पैसा कमाया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लेकिन इसका कांट से दिया। और इस कांट से का जवाब मुझे ये लगा कि हमारे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब क्वेश्चन में आप जब जाओगे ना तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कवर नहीं है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम ये बोल सके कि पूरा का पूरा बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इनफ इन्फॉर्मेशन एग्जाम इसमें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रोस्पेक्ट्स को रखते हुए इन्होंने कांट से जवाब दिया होगा। लेकिन वैसे अगर फर्स्ट पॉइंट अगर किसी के भी दिमाग में आता है तो वो ये आता है कि जॉइंट ओनर अपनी मम्मी के साथ ले रखा है, लेकिन फिर भी पैसा जो कमाया है उसने, पैसा जो कमाया है वो किसके साथ कमाया है, वो गलत तरीके से कमाया है, फ्रॉडलेंटली प्रॉपर्टी को बेचते हुए कमाया है, ठीक है। फ्रॉडलेंटली कमाया है, बेचते हुए कमाया कि नहीं कमाया, ठीक है, क्योंकि उसने आरडीबीएल जो कंपनी जो हमारी लिक्विडेशन में है उसको फ्रॉडलेंटली बेचा। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो गलत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कह लो, या जो पैसे का जो भी पैसा आया जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई, ठीक है, वो तो उसने भाई सीधी सीधी बात है गलत तरीके से कमाया ना पैसा। तो और उसके बाद मम्मी के साथ खरीदा तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन ही कहते। लेकिन 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 और उद्देश्य भी इनकम टैक्स बचाने का था। लेकिन यहाँ पर कांट से जवाब देते हुए आईसीआई का मेरे को ये पॉइंट ऑफ व्यू यही लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया आईसीआई के द्वारा कि इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कि हम ये कह सके कि बेनामी ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा। बट ठीक है, ऐसे एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन मैं बताऊँ पेपर में आने के चांसेस नील बट्टे सन्नाटा हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, एग्जाम्स का पैटर्न देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कांट से यस नो वाले नहीं आते मंजे नहीं आते, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही पैटर्न बदल चुका है। केस स्टडीज़ का पूछने का तरीका और जो एग्जाम्स में है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के तरीके बहुत ही रेयर है। वो बिल्कुल ही किस्मत खराब वाली बात होगी। लेकिन अब तो जैसा पैटर्न चल रहा है पिछले 1-2 अटेम्प्ट से तो कभी नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो बिल्कुल ऊपर पूछा वैसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वट कुड बी द पनिशमेंट ऑफ, तो मैंने ऊपर वाले पार्ट में आपको बिल्कुल सही से बता दिया कि मैंने भी पहले आंसर इसका यस सोचा था, बेनामी ट्रांजैक्शन मान जा सकता है। लेकिन बाद में जब मैंने आंसर चेक किया तो इसका आंसर डी गिवन है आईसीआई के द्वारा कांट से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना सोचा यही एस्पेक्ट लगाया कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा, क्योंकि आईसीआई ने ज़्यादातर जगह पे ऐसे किया है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ कांट से ले बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, वट कुड बी द पनिशमेंट टू आरडीएल लिमिटेड एंड इट्स ऑफिसर्स टू बी यूज एज चाइल्ड लेबर एज पर द पामला। तो पामला के तहत तो भाई 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो भाई 3 से 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी उस बंदे को, ठीक है। कितनी सज़ा हो जाएगी 3 से 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी। ए ऑप्शन विल बी द परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Whether the decision made by the adjudicating authority of admitting the application filed by the assessee of an operational creditor is valid as per the provisions of the IBC 2016, बिल्कुल वैलिड है। अगर आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 पूरा का पूरा चेपना है, पेज नंबर 3.25 ऑफ द बुक पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये लिखना है कि अगर कोई भी बंदा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होता है तो सबसे पहले उसको डिमांड नोटिस भेजना होता है, और डिमांड नोटिस भेजना होता है और उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर को, और फिर डिमांड नोटिस में उसको लिख के भेजना होता है कि हमारा तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं चल रहा और आपको प्लीज़ ये पैसे देने हैं, प्लीज़ पैसे दे दीजिए। तो फिर सामने से जो कॉर्पोरेट डेटर होता है या तो
उसे 10 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है कि मैंने पेमेंट कर दिया, और अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसके साथ वो सबूत देता है, या फिर वो लिख के देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर ले जा, ठीक है, या फिर वो 10 दिन में कोई जवाब ही नहीं देता। अगर जो भी होता है 10 दिन के बाद अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जिससे ऑपरेशनल क्रेडिटर को ऐसा लगता है कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, फिर सेक्शन नंबर 9 के तहत एनसीएलटी के पास डिमांड नोटिस प्लस अदर सबूत अदर एविडेंसेस लेके जाएगा कि देखो मेरे को पैसे नहीं मिले, मैंने डिमांड नोटिस वगैरह भी भेजा था और मेरा कोई डिस्प्यूट भी नहीं चल रहा। उसके बाद उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ऊपर भी हमने ये पढ़ाई था कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है। तो सेक्शन नंबर 8 आप पूरा का पूरा जो मैंने हिंदी में बताया वही सेम सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 8 एंड 9 आप चेप दोगे यहाँ पर, पेज नंबर 3.25 पे आपको मिल जाएगा बुक के, और वहाँ से ये आंसर उठा के लिखना है। 6 का बी क्या कहता है, हाउ द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय राहुल इन द नेम ऑफ हिज वाइफ कैन बी कंसिडर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड व्हाट एक्शन कैन बी एनफोर्समेंट डायरेक्टर कैन टेक अगेंस्ट द। सबसे पहले तो आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, कोई भी शेड्यूल ऑफेंसेस करके अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोला जाता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें ये आपको बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में चाहे आपने करी हो या आप साथ भी दे रहे हो तो भी आप मनी लॉन्ड्रर माने जाते हो। ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद आपको सेक्शन नंबर 5 लिखना है कि एक्शन क्या ले सकता है। सेक्शन नंबर 5 लिखना है एक्ट का, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, और एक कितने दिन के लिए कर सकता है, 180 डेज के लिए कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये अगर हमने प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच नहीं किया तो ये बंदा प्रॉपर्टी को आगे बेच के निकल जाएगा। ऑब्वियसली उसने शेड्यूल ऑफेंसेस से ही खरीदी है, क्योंकि उसने फ्रॉडलेंटली अपनी जहां जो कंपनी थी उसको कंपनी के एसेट को बेच के और उस पैसे को यहाँ पर लगाया था। ठीक है, दैट्स इट, ये था आपका आंसर। सेक्शन नंबर 5 लिख देना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन लिख देना यहाँ पर, और वो भी मैंने आपको हिंदी में बता दी, और मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन भी लिख देना, और सेक्शन नंबर 5 भी लिख देना ऑफ द एक्ट। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं 7th पे, स्टेट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद नोट्स इंडिकेटिंग द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कोड इन विच द लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स अंडर द इंसॉल्वेंसी। सेक्शन नंबर 53 पूरा का पूरा आपको बताना है, और यहाँ पर बैलेंस शीट आपके पास ऊपर गिवन है। ठीक है, सेक्शन नंबर 53 बताना है, और ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है ऊपर, ये वाली। ठीक है, इसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए और अदर इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कि ये 30 मंथ्स का गिवन है, हमें सिर्फ 24 महीने के पैसे चुकाने होते हैं। ये 72 लाख 12 महीने के, ठीक है, तो 12 महीने के चुकाने होते हैं अदर एम्प्लॉयज़ को। सेक्शन नंबर 53 का रजिस्टर साथ में खोलना, और उसके बाद इसको करना, क्वेश्चन को सॉल्व, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं डिस्कस तो कर ही रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 110% है, इतना ही पैसा आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का 60% आएगा, स्टॉक एंड रिसीवेबल्स का 72%। ठीक है, तो आगे बढ़ते फटाफट से देखते हैं। आओ इसका आंसर यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ICA ने इसको सॉल्व करवाया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारा वैल्यू जो रियलाइज होता है इसका 350 लाख का 110%, 150 लाख का 60%, 100 लाख का 72%, 300 लाख का 72%, 763 लाख रुपीज़ आएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कैश का अमाउंट पूरा मिलना था, तो 100 लाख आ गया। तो टोटल पैसा जो हमारे पास पड़ा हुआ है 863 पड़ा हुआ है। अब आती है बारी सेक्शन नंबर 53 की। तो सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से अब हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या माइनस करना है, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन होगा वो माइनस करेंगे। इंसॉल्वेंसी कॉस्ट जो 32 लाख थे, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बताया था कि सबसे पहले तो आंखें बंद करके इसको माइनस करना है। उसके बाद हमारे पास 831 लाख बच जाएगा। उसके बाद आपको वर्कमैन ड्यूज जो है 30 मंथ्स का गिवन है, तो आपने को क्या करना है, सिर्फ 24 महीने का बनाना है। तो 80 लाख जो है वो 30 मंथ्स का गिवन है, तो 80 लाख डिवाइड बाय 30, 80 डिवाइड बाय 30 इंटू में 24, वो आपको माइनस करना है। तो 64 लाख आ रहा है, तो 64 माइनस कर दिया। उसके बाद आपको सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में 45 लाख वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने राइट्स को यूज़ किया था सेक्शन नंबर 52 के तहत पैसा निकालने के लिए, और बाकी लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था नहीं, क्योंकि इम्प्लाइड है, बाकी लोग इम्प्लाइड ही माना जाएगा, क्योंकि बाकी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपसे सेक्शन 53 के हिसाब से ही ले लेंगे। ठीक है, तो 250 लाख के थे सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें से 45 लाख तो निकल गए अपना कि हम 52 के हिसाब से लेंगे, तो 205 लाख को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और सिक्योर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी यहाँ से 60 लाख मिल जाएगा। तो हमारे पास अवेलेबल कितना बचा, 502 लाख। इसके बाद हमारा वेजेस और अनपेड ड्यू जो एम्प्लॉयज़ के हैं, ठीक है, वो हमारे 12 महीने वाले, 12 मंथ्स वाले, क्योंकि 12 मंथ्स को प्रायोरिटी बेसिस पे मिलता है, तो 72 लाख यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 430 लाख बच गया। 430 लाख के बाद फाइनेंशियल डेट्स जिन्होंने अनसिक्योर्ड थे वो माइनस हो गया, तो 150 लाख ये माइनस हो गया। उसके बाद बैलेंस, उसके बाद हमारा जो है गवर्नमेंट का ड्यूज जितना था 50 लाख रुपए। उसके बाद पेनल्टी फॉर चाइल्ड लेबर 25 लाख रुपए। उसके बाद हमारा ये 50 लाख में से 80% 40 लाख, और जो बचे हुए थे 5 लाख रुपए जो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के दिखाई दिया था। तो 50 लाख, 25 लाख, 5 लाख, तो अब भी हमारे पास 200 लाख बचे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली तो बटा ही नहीं। बेटा प्रोपोर्शनेटली तो तब बढ़ता ना जब हमारे पास पैसे की कमी होती है। यहाँ तो पैसा बहुत पड़ा हुआ है, तो हम पूरा देते जाएंगे जितना मिलना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है, तो 200 लाख हमें यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेटली तो तब किया जाता है ना, पैसे कम हो तो प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वली लिखा है, लेकिन फिर भी पूरा बांट दिया क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पर 200 लाख आ
गया। अब इसके बाद वर्कमैन ड्यूज जो अब बियॉन्ड 24 मंथ्स वाले थे, अब जो बच गए इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से पहले उनको देंगे, जो वर्कमैन ड्यूज वाले भी और बच गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 16 लाख रुपए बच गए थे। एम्प्लॉइज लाइबिलिटी जो 12 महीने से ऊपर वाली थी वो बच गए थे। अनसिक्योर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर बच गए थे, उन्हें भी दे दिया। उसके बाद भी 106 लाख बच गए, 106 लाख बच गए, तो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए 106 लाख, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में नील हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया और इजी था, इसमें कुछ समझने जैसा भी नहीं था। अगर आपके पास ओपन बुक है, सेक्शन 53 खुला होगा, उसके साथ आप देखते देखते इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था बहुत मुश्किल हो कुछ, ठीक है। और इसमें पैसे कमी ही नहीं थी, तो हमें प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्या कहता है, एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज 1.5 लाख। मतलब अब यहाँ पर रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है और ये अप्लाई किया जाएगा, और रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको निकालना है, रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको ये निकालना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जब कोटेड होता तब तो और जो ओपन मार्केट वैल्यू होती है वही मिल जाता, ठीक है, लेकिन अनकोटेड है, इसलिए आपको रूल नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा। किसका? प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का, और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो उसमें ये बोला गया है हायर ऑफ द फॉलोइंग लिया जाता है, हायर ऑफ द फॉलोइंग लिया जाता है। और हायर किसका? एक तो सबसे पहले जो हमारा डीसीएफ मेथड से कैश फ्लो निकाला जाता है, ठीक है, एक तो हमारे डीसीएफ मेथड से जो निकाला जाता है, या फिर आपका जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, या फिर आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती है फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? एसेट्स ए प्लस बी माइनस लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पी। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा निकाला जाता है उसको बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं फटाफट से। 1.5 लाख आपका ऑलरेडी गिवन है, जो डीसीएफ मेथड से निकाला गया है, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना गिवन है, 1.5 लाख, ठीक है। और आपका मार्केट वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन डीसीएफ, तो डीसीएफ मेथड से जो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, 4 लाख। तो दो तो हमारा ऑलरेडी गिवन है। अब ये बोल रहा है तीसरा आपको निकालना है बैलेंस शीट के बेसिस पे रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो ऊपर चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं फटाफट से। ये रहा एक्सट्रैक्ट गिवन था, लैंड एंड बिल्डिंग 35 लाख। तो आप बताओ, मैंने जब आपको रूल नंबर 3 में पढ़ाया था तो साफ साफ पढ़ाया था कि अपन को ए लेना है, तो ए में हमेशा आपको जो होते हैं, ए में सारे एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी है, एक्सेप्ट कुछ एसेट्स को आपकी बुक वैल्यू नहीं लेनी है। एक्सेप्ट कौन सा था? बुलियन, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इन तीनों के अलावा सारे एसेट्स की आपको क्या लेनी है, इन तीनों के अलावा सारे एसेट्स की आपको बुक वैल्यू लेनी है। अब आपको यहाँ पर ये किस पेज पे मिलेगा मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 6.12 पे अगर आप जाओगे बुक के, तो वहाँ पर आपको ये साफ साफ मिल जाएगा जो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको ए में क्या क्या लेना है, बुक वैल्यू लेनी है, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी है, सारे एसेट्स की, ठीक है, बुक वैल्यू लेने हैं सारे एसेट्स की, बहुत ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट बुलियन, ज्वेलरी और इमल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बुलियन और ज्वेलरी तो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इमल प्रॉपर्टी है। तो इमल प्रॉपर्टी का आपको क्या लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है, उसका हमें कुछ भी बुक वैल्यू से लेना देना नहीं है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का क्या लेना है, हमें बुक वैल्यू लेना है, तो 20 लाख चाहिए, लेकिन उसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। हम स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 15 लाख आ जाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको नहीं लेना होता, उसके एक्सेप्शन में गिवन है रूल नंबर 3 के, ठीक है। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस आपको नहीं लेना होता है, ये भी उसके एक्सेप्शन में गिवन है। तो इसको पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लायबिलिटीज़ माइनस करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको डायरेक्टली आंसर पे चले जाते हैं और फटाफट से देख लेते हैं, सॉल्व कर लें। और रूल नंबर 3 के हिसाब से ही डिट्टो कर रखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मुश्किल होगा। तो सबसे पहले देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्होंने क्या ले रखा है, 45 लाख ले रखा है, ऑब्वियसली वो एक्सेप्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पर 45 लाख ले रखा है। प्लांट एंड मशीनरी में इन्होंने 15 लाख ले रखा है, उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल्स में 15 लाख ले रखा है, इसमें जीरो ले रखा है, इसमें जीरो ले रखा है, ऑब्वियसली वो हमारा कंसिडर नहीं करते। तो 75 लाख हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड को हमें कंसीडर नहीं करना होता, शेयर कैपिटल रिजर्व्स को कंसीडर नहीं करना होता, ये रूल नंबर 3 में स्पेसिफिकली मेंशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऊपर ले लिया, इसको यहाँ पर कंसीडर करने की बात ही नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स को हमें कंसीडर करना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजंस को कंसीडर नहीं करना होता, मैंने एक्सेप्शन उस टाइम जब रिवीजन करवाई थी तब भी बताया था। एसर्टेन लायबिलिटीज़ को कंसीडर करना होता है, ठीक है, अनएसर्टेन को कंसीडर नहीं करना होता। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ को वैसे कंसीडर नहीं करना होता, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का एरियर्स बनाया गया है तो उसको कंसीडर करना होता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 6.12 पे, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे रीड करते जाओगे, समझ आता जाएगा, साथ में बुक खोल लेना जब मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ तो, ठीक है। तो 1 लाख को कंसीडर करोगे, 2 लाख को इग्नोर कर दोगे, तो इसका टोटल 19 लाख आ जाएगा। 75 में से 19 माइनस कर दोगे तो आपके पास 56 लाख आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 56 लाख मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पी। तो पीवी डिवाइड बाय पी आपको करना है, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो 50,000 आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, और आपका जो है 5 लाख जो है आपका पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो आपका 10% अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो 56 का आप 10% अगर निकालते हो तो 5.6 इसकी वैल्यू आ रही है। तो आपको हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। तो पहला आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो गिवन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका जो गिवन था वो कितना गिवन था, आओ फटाफट से देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लैक्स और डिस्काउंटेड मेथड से 4 लैक्स और अभी हमने जो निकाला वो 5.6 लैक्स। तो 5.6 लैक्स इज द आंसर। ठीक है, तो 5.6 लैक्स इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या कहता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अदर देन द सिचुएशन मेंशन इन द केस स्टडी दैट मे ऑल्सो बी लीड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर टू द लिक्विडेशन। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कर सके। तो अगर रेजोल्यूशन प्लान जो है या तो रिजेक्ट हो जाए या फिर रेजोल्यूशन प्लान बने ही ना। ठीक है, नॉट सबमिटेड, ठीक है, आपने सबमिट किया या तो रिजेक्ट कर दिया गया या आपसे बना ही नहीं और टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो उसके बाद लिक्विडेशन में जा सकती है। उसके बाद अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक पॉइंट होता है कि अगर आपने प्लान बनाया था लेकिन क्या हुआ उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो भी लिक्विडेशन में हमारी जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल वैसे आप रिजेक्ट वाली लिख सकते हो और नॉन सबमिशन वाली बात लिख सकते हो IBC 2016 के हिसाब से। दैट्स इट, ये हमारा केस स्टडी था और मिलते हैं अगली केस स्टडी में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, टेक केयर।